नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटरलॉकिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हम लोग दो या दो से अधिक कॉन्टैक्टर के बीच इंटरलॉकिंग सर्किट का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के बारे में अगर कोई राय हो आपकी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हमें बहुत ही खुशी होगी। और आप सभी हमारे वीडियोज़ को इतने आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरलॉकिंग क्या होता है। इंटरलॉकिंग एक प्रिवेंटिव टेक्निक है जिसे हम लोग किसी भी दो या उससे अधिक कॉन्टैक्टर, रिलेज और सर्किट ब्रेकर्स के बीच में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमें उसके कॉमन आउटपुट को एक समय में किसी भी एक ही कॉन्टैक्टर या रिलेज को स्विच कराने में मदद करता है। यह कॉमन आउटपुट में शॉर्ट सर्किट होने में भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ये दो कॉन्टैक्टर है और ये दो पावर सोर्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सोर्स है और एक जनरेटर का, जैसे कि हर जगह पे होता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी सप्लाई इस कॉन्टैक्टर में गया और जनरेटर का भी सप्लाई इस कॉन्टैक्टर में गया और दोनों एक साथ एक्टिव हो गया। तो दोनों एक साथ एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये आउटपुट से दोनों सप्लाई कॉमन बस बार को जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जितने भी एप्लीकेशंस है, सब कुछ जल कर राख हो जाएंगे। तो ऐसे में पूरे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करना पड़ता है, ताकि एक समय में कोई एक ही कॉन्टैक्टर एक्टिव हो, दूसरा कॉन्टैक्टर डीएक्टिव रहे। अगर ये एक्टिव हो तो ये डीएक्टिव रहे, अगर ये एक्टिव हो तो ये डीएक्टिव रहे, ताकि अगर भूल से भी अगर कोई बटन को पुश कर दे तो अगर एक कॉन्टैक्टर ऑलरेडी एक्टिव है तो दूसरा कॉन्टैक्टर एक्टिव ना होने पाए। इसके लिए हम लोग इन दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करते हैं। तो इसका इंटरलॉकिंग किस तरह से किया जाता है, ये आगे हम लोग वीडियो में डीपली देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग होता कहाँ कहाँ पे है। दोस्तों, इंटरलॉकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में किया जाता है, जहाँ पे मोटर के थ्रू किसी भी मशीन को फॉरवर्ड या रिवर्स करना हो। जैसे कि टावर क्रेन हो गया, टावर क्रेन में मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए रिवर्स फॉरवर्ड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में भी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और लिफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मोटर के थ्रू लिफ्ट जो है रिवर्स फॉरवर्ड में चल रहा है। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में भी कन्वेयर जो चलते हैं वो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर पे चलते हैं। ये रिवर्स फॉरवर्ड मोटर से कन्वेयर के थ्रू मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर के बीच इंटरलॉकिंग किया जाता है। जितने भी 5 HP से ज़्यादा के मोटर होते हैं उनको स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू रन किया जाता है। इसके अलावा ATS पैनल में भी इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कंट्रोल वायरिंग का कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर इंटरलॉकिंग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हमने एक यहाँ पे ATS पैनल की तरह एक सर्किट डायग्राम बनाया है, जिसमें देख सकते हैं ये दो कॉन्टैक्टर है और ये कॉमन बस बार है। हमने दो NC और NO पुश बटन लिए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। एक इंडक्शन मोटर लिया है जो कॉमन बस बार के थ्रू कनेक्शन ले रहा है और हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइन है और ये जनरेटर का लाइन है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉन्टैक्टर के लिए है और ये जनरेटर लाइन के कॉन्टैक्टर के लिए है। तो चलिए हम लोग इसका वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पावर वायरिंग करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से RYB न्यूट्रल आपको कॉन्टैक्टर तक आ गया, लेकिन कॉन्टैक्टर तक तो आ गया, लेकिन कॉन्टैक्टर इसको आगे की तरफ अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि इस कॉन्टैक्टर को एक्टिव करना पड़ता है और एक्टिव करने के लिए इसे अलग से 220 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। तो हम लोग ये NC और NO पुश बटन के थ्रू इसको सप्लाई देंगे। हम लोग इसे चाहें तो ऑटोमेटिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इन दोनों कॉन्टैक्टर के संग रिले और टाइमर लगा दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, लेकिन हम इस सर्किट डायग्राम को समझने के लिए इसे मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पुश ऑन और पुश ऑफ बटन लिया हुआ है। तो चलिए इसका कंट्रोल वायरिंग का कनेक्शन करते हैं।
उससे पहले हमने न्यूट्रल को सप्लाई दे दिया A2 टर्मिनल को, और किसी भी एक फेस से हमने NC पुश बटन को कनेक्ट किया, NC पुश बटन से NO पुश बटन को, और NO पुश बटन से A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब हमारा सप्लाई कैसे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक सप्लाई आया हुआ है, तो हमारा सप्लाई यहाँ से आगे यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देख सकते हैं ये NC पुश बटन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, और ये NO पुश बटन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है, अलग है, तो ये सप्लाई यहीं तक है, यहाँ से आगे नहीं जाने पा रहा है। तो जब हम लोग NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ से सप्लाई हमारा आगे बढ़ेगा और A1 टर्मिनल तक जाएगा। तो जब A1 टर्मिनल तक जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे फेज़ आ गया, तो इसको 220 वोल्ट का सप्लाई मिल गया, तब ये एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पुश बटन को छोड़ेंगे तो फिर से ये डीएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कॉन्टैक्ट जो है फिर से हट जाएगा, फिर यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जाने पाएगा, जिसके कारण ये कॉन्टैक्टर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो हमें इसे होल्ड करके रखना पड़ता है। तो होल्ड करने के लिए सब समय तो इसे हम लोग प्रेस करके नहीं रख सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, NC पुश बटन और NO पुश बटन के बीच से एक वायर लेकर के जाएंगे। हम चाहें तो NC पुश बटन के लास्ट पॉइंट से या NO पुश बटन के फर्स्ट पॉइंट से या बीच में से कहीं से भी एक वायर लेकर के कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे पॉइंट से एक वायर लेंगे और A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सप्लाई यहाँ तक आया हुआ है तो सप्लाई हमारा आगे कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल तक पहुँच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, ये डीएक्टिव अवस्था में है, डीएक्टिव अवस्था में नॉर्मली ओपन रहता है, तो यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जाने पाएगा। तो जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे, ये हमने इसको प्रेस कर दिया, तो फिर सप्लाई यहाँ से आगे गया और A1 टर्मिनल तक चला गया। A1 टर्मिनल तक जाते ही ये कॉन्टैक्टर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही ये सप्लाई यहाँ से NO टर्मिनल तक जाएगा और NO NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NC में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा सप्लाई इधर से ऐसे होते हुए, चूँकि ये NO NC में बदल गया है, तो यहाँ से आगे को जाएगा और आउटपुट होते हुए A1 टर्मिनल तक जाएगा और हमारे कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखेगा। तो जब हम लोग पुश बटन को छोड़ देंगे तो छोड़ देने के बाद भी इधर से सप्लाई तो कट जाएगा, लेकिन हमारा इस तरफ से सप्लाई ये आगे की तरफ A1 टर्मिनल तक जाता रहेगा, जिस कारण से ये हमारा कॉन्टैक्टर एक्टिव रहेगा। तो जब कॉन्टैक्टर एक्टिव होगा तो हमारा पावर सप्लाई को आगे की तरफ प्रोवाइड करेगा। ये आउटपुट से आगे की तरफ प्रोवाइड किया बस बार को, और बस बार से ये मोटर को सप्लाई चला गया और मोटर रन करने लगा। अब मान लीजिए जनरेटर भी ऑन हो गया और जनरेटर का सप्लाई जनरेटर के कॉन्टैक्टर तक आ गया। ये हमने A2 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये डीएक्टिव है, इस कारण से सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक पहले कॉन्टैक्टर की तरह इसका भी हम लोग वायरिंग कर दे रहे हैं। ये हमने A1 टर्मिनल तक सप्लाई चला गया। चूँकि यहाँ तक ये सप्लाई आ गया है तो ये NC पुश बटन होते हुए आपको NO टर्मिनल तक सप्लाई चला गया। अब देखिए, अब अगर बाय चांस अगर किसी ने भूल से NO पुश बटन को प्रेस कर दिया, तब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ जाएगा और सप्लाई आगे की तरफ होते हुए ये A1 टर्मिनल तक चला गया। A1 टर्मिनल तक जाने के बाद क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये RYB जो पावर वायरिंग है इसको आगे की तरफ अलाउ कर देगा। तो जब आगे की तरफ अलाउ कर देगा तो ये बस बार को इसका सप्लाई चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई बस बार को गया हुआ है, और इसी में अगर जनरेटर लाइन का भी सप्लाई बस बार को चला जाएगा तो क्या होगा, दोनों आपस में भिड़ जाएगा, और भिड़ करके क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के कारण जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है, वो चाहे मोटर हो चाहे कोई भी इक्विपमेंट है, वो सब कुछ जल के नष्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे में इन सभी से सुरक्षा को प्रदान करने के लिए हमें दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करना पड़ता है, ताकि एक कॉन्टैक्टर अगर एक्टिव रहे तो दूसरा डीएक्टिव हो जाए, और दूसरा अगर एक्टिव रहे तो पहला डीएक्टिवेट हो जाए। एक ही समय में दोनों कॉन्टैक्टर एक्टिव ना होने पाए, एक ऑफ रहे तो एक ऑन रहे और एक ऑन रहे तो दूसरा ऑफ रहे। हमें ऐसा करने के लिए इंटरलॉकिंग करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इंटरलॉकिंग किस तरह से करते हैं। अब
तो चलिए अब हम लोग इन दोनों कॉन्टेक्टर्स को इंटरलॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पावर वायरिंग आ गया कॉन्टेक्टर तक, और कॉन्टेक्टर से ये आगे को नहीं जा रहा है, तो किसी भी एक फेस से एक वायर NC पुश बटन तक ले जाएंगे। NC पुश बटन से NO पुश बटन को, NO पुश बटन से अब डायरेक्ट A1 टर्मिनल को ना जाते हुए दूसरे कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल को हम लोग ले जाएंगे। NC टर्मिनल के आउटपुट से एक वायर हम लोग A1 टर्मिनल को ले जाएंगे, और होल्डिंग के लिए NO और NC पुश बटन के एक बीच से एक वायर ले जाके कॉन्टेक्टर के NO टर्मिनल को ले जाएंगे, और NO टर्मिनल के आउटपुट से ये A1 टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। ठीक इसी तरह से जनरेटर का भी लाइन पावर लाइन कॉन्टेक्टर तक आ गया, और किसी भी एक फेस से NC पॉइंट तक हम लोग वायर ले गए, NC से NO को ले गए, NO से हम इलेक्ट्रिसिटी लाइन के NC टर्मिनल के पॉइंट तक वायर को ले जाएंगे, और इसके आउटपुट से हम जनरेटर लाइन के A1 टर्मिनल के पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन का कंट्रोल वायरिंग है और ये जनरेटर के लाइन का कंट्रोल वायरिंग है। तो कंट्रोल वायरिंग किसी भी एक फेस से NC पॉइंट तक आया, NC पॉइंट से NO पॉइंट को गया, और NO पॉइंट से डायरेक्ट A1 टर्मिनल को ना होते हुए ये जनरेटर के ऑक्सिलरी NC पॉइंट से के इनपुट से होते हुए NC पॉइंट के आउटपुट से ये निकल करके फिर A1 टर्मिनल को जा रहा है। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं जनरेटर का लाइन का जो है सर्किट, ये NO टर्मिनल से डायरेक्ट A1 टर्मिनल तक ना जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन के कॉन्टेक्टर के NC टर्मिनल तक जा रहा है, और इसके आउटपुट से फिर निकल करके फिर A1 टर्मिनल तक जा रहा है। इस तरह से ये इंटरलॉक हो गया। अभी हम लोग इसको भी होल्ड कर दे रहे हैं, इसको भी होल्ड करना ज़रूरी है। तो NC या NO पॉइंट के बीच से एक वायर ले जाके हम लोग NO टर्मिनल को दे देते हैं, और इसके आउटपुट से एक वायर A1 टर्मिनल को दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरलॉक वायरिंग कंप्लीट। अभी देखते हैं ये वर्क किस तरह से करता है। तो देख सकते हैं यहाँ तक सप्लाई आया हुआ है, तो हमारा सप्लाई यहाँ से आगे को जाएगा, NC पुश बटन होते हुए यहाँ आकर के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है, तो ये सप्लाई आगे तक नहीं जाने पाएगा, लेकिन ये सप्लाई इधर से होते हुए NO टर्मिनल तक जाएगा। यहाँ से ये NO टर्मिनल तक चला गया है। अब चूंकि ये डीएक्टिवेट अवस्था में है, तो डीएक्टिवेट अवस्था में ये NO पॉइंट है, तो और ये NC पॉइंट है, तो NO पॉइंट यहाँ तक तो आ गया, फिर यहाँ से आगे नहीं जाने पाएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में नॉर्मली ओपन है। तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको प्रेस किया, प्रेस करने से ये कॉन्टैक्ट आपस में आके जुड़ गया, और ये सप्लाई हमारा आगे को जाने लगा। आगे को ये NC पॉइंट को गया। अब चूँकि ये कॉन्टैक्टर जो है ये डीएक्टिवेट अवस्था में है, ये डीएक्टिवेट अवस्था में ये नॉर्मली क्लोज है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो हमारा सप्लाई यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से निकल करके A1 टर्मिनल तक जाएगा। ये सप्लाई यहाँ से निकल करके A1 टर्मिनल को चला गया। अभी आप देख सकते हैं ये A1 टर्मिनल तक आ गया। अब A1 टर्मिनल को 220 वोल्ट का सप्लाई मिल गया, यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल आ गया, तो ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर हमारा एक्टिव हो गया, और ये सप्लाई आगे को गया, और बस बार को सप्लाई चला गया, और ये मोटर को ऑन कर दिया। अभी हम लोग प्रेस बटन छोड़ देते हैं, तो इधर से सप्लाई हट जाने के बाद भी ये देख सकते हैं, इधर से सप्लाई ये हट जाने के बाद भी ये इस तरफ से सप्लाई जा रहा है। क्योंकि ये एक्टिव अवस्था में ये NO था, NO NC में कन्वर्ट हो गया, तो इधर से ये सप्लाई आगे को जा रहा है A1 टर्मिनल तक, और इसको एक्टिवेट किए हुए है, और इधर से सप्लाई बस बार को चला गया और मोटर ऑन हो गया। अभी यहाँ देख सकते हैं जनरेटर का भी सप्लाई आया हुआ है, तो ये सप्लाई NC पॉइंट तक जाएगा, NC पॉइंट से आगे NO पॉइंट तक जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है, तो ये सप्लाई आगे को नहीं जाने पाएगा, लेकिन इस तरफ से ये NO टर्मिनल तक जाएगा। ये देख सकते हैं ये NO टर्मिनल तक जाएगा। चूँकि ये डीएक्टिवेट अवस्था में है, तो NO टर्मिनल तक आया, लेकिन ये आगे को नहीं जाने पाएगा। क्यों नहीं जाने पाएगा? क्योंकि ये बीच में कॉन्टैक्ट खुला हुआ है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये खुला हुआ है, तो ये सप्लाई यहीं तक आएगा और इससे आगे नहीं जाने पाएगा। अब सपोज क्या हुआ, कभी बाय मिस्टेक किसी ने इस पुश बटन को प्रेस कर दिया, फिर क्या होगा?
ये प्रेस कर दिया तो ये कॉन्टैक्ट्स आपस में आके जुड़ गया और ये सप्लाई जो है ये आगे NC टर्मिनल तक चला गया। अब देख सकते हैं ये एक्टिव अवस्था में है, तो एक्टिव अवस्था में ये NC NO में कन्वर्ट हो गया और NO NC में कन्वर्ट हो गया। ये NO NC में कन्वर्ट हो गया, इसी कारण से ये सप्लाई इधर से आगे A1 टर्मिनल तक जा रहा है और ये NC NO में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से ये सप्लाई यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन इससे आगे को नहीं जा रहा है। तो जब तक ये कॉन्टैक्टर एक्टिव अवस्था में है ये सप्लाई आगे को अलाउ नहीं करेगा। जब तक ये सप्लाई आगे को अलाउ नहीं करेगा तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑन नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर ये प्रेस यहाँ से प्रेस हटा देते हैं तो देखिए यहाँ से सप्लाई हट गया। तो जब तक ये कॉन्टैक्टर एक्टिव अवस्था में है यहाँ से सप्लाई को आगे नहीं जाने दे रहा है और ये कॉन्टैक्टर को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का लाइन कट गया, चला गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जनरेटर के पुश बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई ये आगे को जाएगा इस तरह से NC पुश बटन तक। अब इधर में तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है तो नॉर्मल अवस्था में ये नॉर्मली क्लोज है और ये नॉर्मली ओपन है। तो ये आपस में क्लोज है तो सप्लाई हमारा यहाँ तक आया, तो क्लोज होने के कारण ये सप्लाई आगे प्रोवाइड करेगा और आगे इधर से होते हुए ये A1 टर्मिनल को जाएगा और A1 टर्मिनल को जाने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये NC जो है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और NO NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NO NC में कन्वर्ट हो गया तो ये कॉन्टैक्टर को होल्ड कर देगा और ये सप्लाई आगे को अलाउ करेगा बस बार को और बस बार से ये मोटर को चला जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद अगर ये पुश बटन को हम छोड़ भी देते हैं तो इधर से सप्लाई तो हट जाएगा लेकिन इस तरफ से सप्लाई ये NO टर्मिनल तक चला जा रहा है और ये एक्टिव अवस्था में है तो NO NC में कन्वर्ट हो गया है। तो इधर से ये सप्लाई को A1 टर्मिनल तक अलाउ कर रहा है और इसको होल्ड किए हुए है, एक्टिवेट किए हुए है। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सप्लाई आ गया तो क्या होगा? यहाँ तक सप्लाई आ गया। अब चूंकि ये एक्टिवेट अवस्था में है तो ये सप्लाई जो है यहाँ तक आया, नॉर्मली ओपन है इसलिए ये सप्लाई आगे तक नहीं जाने पा रहा है और ये कॉन्टैक्ट खुला हुआ है, ये भी सप्लाई आगे तक नहीं जाने पा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी ने प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने प्रेस कर दिया तो सप्लाई यूँ आगे NC तक जाएगा। अब चूंकि ये एक्टिव अवस्था में है तो इस समय में ये NC NO में कन्वर्ट हो गया है तो इस सप्लाई को ये आगे प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से ये कॉन्टैक्टर एक्टिव नहीं होने पा रहा है। अब यहाँ से हम लोग बटन को छोड़ देते हैं तो यहाँ से सप्लाई हट जाता है और ये एक्टिव की अवस्था में है और इसे एक्टिव नहीं होने दे रहा है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइन के कॉन्टैक्टर को एक्टिव करना है तो उससे पहले हमें DG के कॉन्टैक्टर को डीएक्टिव करना पड़ेगा। जब तक हम लोग DG के कॉन्टैक्टर को डीएक्टिव नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कॉन्टैक्टर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग DG के कॉन्टैक्टर को डीएक्टिवेट करते हैं। ये हमने पुश बटन प्रेस कर दिया और ये डीएक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा? अब हम लोग अगर NO पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई हमारा आगे को जाएगा। अब चूंकि ये डीएक्टिवेट अवस्था में है तो ये नॉर्मली क्लोज है, आपस में जुड़ा हुआ है और ये नॉर्मली ओपन हो गया। ये पहले के जैसे नॉर्मली क्लोज हो गया और ये नॉर्मली ओपन हो गया। तो ये सप्लाई आगे को A1 टर्मिनल तक ले जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद ये पावर सप्लाई को आगे की तरफ बस बार को अलाउ करेगा और मोटर को ऑन कर देगा। इस तरह से दोस्तों दो कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉक किया जाता है। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के वीडियोस आप लोग के सामने हमेशा लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।